हर कोई जानता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ़ीस कम होती है, राइट। अदरवाइज़ एडमिशन तो आपका अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो मेडिकल एडमिशन तो हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट में कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फ़ीस कम होती है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो ही हम गवर्नमेंट की बात सोचें। अदरवाइज जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी बात रहती है कि उनको लगता है कि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट से अच्छे नहीं हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, तीनों ही कैटेगरी में, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम प्राइवेट की बात करें, चाहे हम डीम्ड की बात करें, तीनों ही कॉलेजेस में आपको अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। तो सिर्फ उनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का है, इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो सवाल ये, अगर हम समझें कि आप अगर मान लीजिए गवर्नमेंट में आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, और इसलिए नहीं हो पाया है कि आपके नंबर उतने नहीं आए जितने कि आपको गवर्नमेंट में एडमिशन के लिए चाहिए, और मान लीजिए हम ये मान के चलें कि आपका अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में देखिए मैं दो चीज़ें सजेस्ट करूँगा। पहला सबसे असेसमेंट जरूरी ये है कि आपको ये असेस करना है कि जो आपने अब की बार नीट दिया था उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को कितना रेट देंगे। फ्रॉम 1 to 9 या 1 to 10 आप अपने आप को कितनी रेटिंग देंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ ये मेरा बेस्ट एफर्ट था, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि फिर आप ओवर ड्रॉप मत कीजिए। देखिए, भरे हुए कप को दोबारा से उसमें कितना भी भरने की कोशिश करते चली जाइए, कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकलेगा। और अनफॉर्चुनेटली अनलर्निंग, मतलब उस कप को खाली करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। उसके लिए ना तो हमारे इंडिया में उस तरह का इकोसिस्टम अवेलेबल होता है कि वो उस बच्चे को पहले अनलर्निंग करवा के और फिर से उसकी अच्छे से एक तैयारी करवा सके। जनरली जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें या जितने भी ट्यूटर्स की बात करें, वो सिर्फ टॉप अप के ऊपर बात करते हैं, वो अनलर्निंग करके दोबारा से रिफिलिंग की बात नहीं करते हैं नॉलेज की। और इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अपने आप को 8 या 9 रेटिंग दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको अगले साल ड्रॉप करने का आइडिया लेना चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस, देन सेलेक्ट द नॉन एमबीबीएस कोर्सेज। नॉन एमबीबीएस कोर्सेज में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप बीडीएस कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कोर्स फॉर डेंटल। और अगर आप खास तौर पे किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हैं तो डेंटिस्ट्री इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस नाउ। एक टाइम था जब डेंटिस्ट्री जनरली लोग 50 साल की उम्र के बाद सोचते थे, पर आज के दिन में लाइफस्टाइल के कारण जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उसके कारण इवन 5 साल के बच्चे भी डेंटिस्ट के पास जाने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप एक अच्छे बड़े शहर में बिलोंग करते हैं तो डेंटिस्ट एक बहुत अच्छा प्रोफेशन बन सकता है आपके लिए। तो और बीडीएस में एडमिशन के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। और हालांकि ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में बीडीएस की सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी बीडीएस की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए साल तक में आपका बीडीएस में एडमिशन हो सकता है। अगर आपका बीडीएस में मन नहीं है, आप सर्जरी बहुत अच्छे से नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप बीएमएस चूज़ कर सकते हैं। बीएमएस बेसिकली आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी से सिस्टम रिलेटेड होता है। पिछले 8 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत एग्रेसिवली बीएमएस को प्रमोट कर रही है। आयुष पूरा मंत्रालय बना हुआ है, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल योगा डे, और जिस तरह से मान लीजिए आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उस तरह से बीएमएस आई थिंक इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। कोरोना के बाद तो शायद बहुत ही अच्छी एक प्रेफरेंस बन के निकली है कि अगर आप आयुर्वेदा में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन बीएचएमएस की भी है, विच इज़ अबाउट होम्योपैथी। और अगर आप क्लिनिकल कोर्सेज नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो आप नॉन क्लिनिकल कोर्सेज में आप बी फार्मा चूज़ कर सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज विच आर देयर, बट एज आई सेड इट विल डिपेंड ऑन कि आप क्लिनिकल प्रोग्राम चूज़ करना चाहेंगे या नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम चूज़ करना चाहेंगे। अगर आप
मेडिकल से रिलेटेड ही फील्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप अलाइड कोर्सेज में भी जा सकते हैं, जिनको कि जैसे हम कहते हैं कि आप रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, आप ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको नीट की जरूरत नहीं होती है। नीट की जरूरत आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ही होती है। नॉन क्लिनिकल और अलाइड कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको किसी भी नीट के स्कोर की कोई रेलेवेंस नहीं होती है। तो ये तो बात थी कि अगर आपका अपना सेल्फ असेसमेंट मान लीजिए 8 या 9 है, पर अगर आपका सेल्फ असेसमेंट 8 या 9 से कम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या आप इससे पहले भी नीट अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपको लगता है कि आप अपने आप को 5 से 6 नंबर देंगे, तो और अगर आपके नंबर करीब 400 से ऊपर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपको एक ट्राई कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के साथ, स्कूल की पढ़ाई के साथ बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस ऐसी रहती हैं जिसके कारण आप हो सकता है अपना 100% डिलीवर नहीं कर पाए हों। तो यस, इट इज़ वर्थ गिविंग ए ट्राई। बट अगर आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं, मतलब आप पहले भी एक बार रिपीट कर चुके हैं या 2 बार रिपीट कर चुके हैं, और उसके बाद भी अगर आप इस स्टेज पे नहीं आ पा रहे हैं जहाँ पे कि आपका नंबर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ पाए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज़ चेंज द लाइन। या तो देखिए, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी को प्लान कीजिए और प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। पर अगर आप अफोर्डेबिलिटी नहीं है आपकी, तो MBBS में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, मैं आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता हूँ। शायद हर कोचिंग सेंटर वाला, हर टीचर एक चींटी की कहानी सुनाता है। आपने भी जरूर कई बार सुनी होगी कि एक चींटी चढ़ रही थी दीवार पे, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो बार बार चढ़ती रही, बार बार कोशिश करती रही और आखिर में वो दीवार पे चढ़ गई। सही कहा मैंने आपको, आपने भी सुनी है ये कहानी। बट पता नहीं आजकल के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते, पर हमारे बचपन में हमने स्कूल में एक और कहानी पढ़ी थी, हंग्री फॉक्स एंड द ग्रेप्स, एक भूखी लोमड़ी की कहानी। वो एक बहुत पावरफुल स्टोरी थी। अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक लोमड़ी थी, बहुत भूख लगी थी उसको, और वो भूख में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी, और उसको एक अंगूर की बेल लटकी हुई नजर आती है, और वो भूख के कारण उस अंगूर को खाने के लिए जंप करने की कोशिश करती है। वो 2-3 बार जंप करती है, पर जब वो उस अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है तो वो ये कह के वहां से निकल जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। जिंदगी में वो स्टोरी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। वो ये लेसन देती है कि हमें कहां पे क्विट कर देना चाहिए। देखिए, चींटी और लोमड़ी की कहानी में अगर हम सिमिलरिटी समझें, चींटी की कहानी में क्या था कि चींटी की एक नेचुरल एबिलिटी थी चढ़ने की, राइट? वो अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिल रही थी उसको। जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी ठीक मिली, वो चढ़ गई ऊपर। बट लोमड़ी के केस में लोमड़ी की नेचुरल कैपेबिलिटी क्या है? क्या वो जंप करना है या भागना है? उसका है भागना, राइट? जंप करनी उसकी नेचुरल टैलेंट नहीं है। उसने कोशिश किया, 3 बार कोशिश किया उसको जंप करने की, पर जब उसको दिखा कि मेरे जंप करने से मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो वहाँ से दूसरी जगह पे एफर्ट करने आगे निकल गई। देखिए, यहाँ पे मैं मोटिवेशन के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा, भूख से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है, राइट? तो हिसाब से उस लोमड़ी को उस कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए था ना, पर शायद अगर वो वहाँ पे उस कोशिश को ना छोड़ती तो वो अपनी एनर्जी को ज़्यादा लूज करके शायद वो भूख से वहीं पे मर जाती। तो आपको ज़िंदगी में ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर आप कितना एफर्ट डालें और उस एफर्ट का क्या रिजल्ट आ रहा है। एक स्टेज के बाद इंक्रीमेंटल बेनिफिट बहुत लिमिटेड हो जाता है। और देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो है उसमें बच्चे एक बहुत कॉमन गलती करते हैं कि वो क्या गलती करते हैं कि वो अपने पिछले साल के मार्क्स को इस साल से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि सर पिछले साल मेरे 400 आए थे, अब की बार मेरे 500 आ गए तो मेरा 100 नंबर बढ़ गए, अगली बार मेरे 600 आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर उस्मैन बोल्ट को हम बोलते हैं कि ही इज द
he's a genius and he's a you know athlete par excellence, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का डिफरेंस किया, राइट। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस करना भी बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे। सेम यही चीज हमारे साथ भी होती है। हमारे को 400 से 500 नंबर लाने में जो एफर्ट डल रहा है, 500 से 600 लाने में उससे कम से कम भी 2 या 3 गुना ज्यादा एफर्ट जाएगा। तो अगर आप 400 से 500 आ गए हैं तो ये नेचुरल, ये मत मान के चलिए कि अगले साल आपका 600 नंबर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप एक चीज ये भी तो सोचिए कि नीट में आपके कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। 10% तो हर साल बच्चे ही बढ़ जाते हैं। इस साल करीब 21 लाख बच्चे अपीयर होने वाले हैं। पिछले साल 18 लाख बच्चों ने नीट दिया था, उससे पिछले साल 16 लाख बच्चों ने नीट दिया था, उससे पिछले साल 14 लाख बच्चों ने नीट दिया था। तो 14 और 21 में अगर हम देखें तो करीब करीब 1.5 गुना हो गए। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 2-3 एफर्ट कर चुके हैं, प्लीज़ अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम इस पे मत वेस्ट कीजिए। मूव ओवर, मैंने ऑप्शन दिया था आपको, या तो आप MBBS के अलावा क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आज के दिन में तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, राइट। सो जस्ट डू इट एंड आई एम श्योर you can succeed in every field wherever you work. अगर आपको मेरी बातों में मोटिवेशन नज़र आया हो, आपको लगा हो कि हाँ जो मैंने कहा वो ठीक कहा, या आपको मेरी बात से ठीक ना भी लगा हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी थॉट्स को ज़रूर शेयर कीजिए। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो। यू कैन शेयर योर थॉट्स in the comment box down under, and I'm sure I will reply to each and every comment that I'll get.